हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं सामान्य अध्ययन। ठीक है, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे आधुनिक भारत। ये हमारा जो टॉपिक रहेंगे पीसीएस मेंस लेवल के हैं। ठीक, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा और सटीक लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंसेप्टम एकेडमी पर जाइएगा और उस पर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिएगा। ठीक, उसके बाद आपको साइड में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस पर आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा। ठीक, तो दोस्तों हम आगे चलते हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों आप जानते ही हो, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस बहुत पहले ही भूमिका निभाना शुरू कर चुकी थी। इसने 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी थे A.O. ह्यूम। ठीक है, जो कि DM रहे थे और उनकी सहायता से वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ये उन्हीं की दिमाग की उपज कहा जाता है इसको। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्णता में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। दोस्तों इस बात का मतलब क्या है? कांग्रेस हम जानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही थी, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है संपूर्णता में प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। इसका मतलब प्रतिनिधित्व तो कर रही थी लेकिन पूरी तरह से नहीं। साथ में कुछ और संस्थाएं थी वो इसके साथ ही साथ आंदोलन में भाग ले रही थी। आगे देखते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक भाग ऐसा भी था जो कांग्रेस के नेतृत्व से बाहर चल रहा था। जैसे हम जानते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, ये सब कांग्रेस से अलग थे, तो साथ में ये भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ही काम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करती थी। इतना दोस्तों हम जानते हैं कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन उसका जो दायरा था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अच्छे भूभाग पर। जबकि आप देखोगे तो कुछ आंदोलन या कुछ क्रांतिकारी बंगाल, मद्रास, बिहार तक ही सिमट कर रह गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। परंतु कांग्रेस का अध्ययन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आरंभ में यह मुट्ठीभर उच्च मध्यम वर्ग के समूहों का प्रतिनिधित्व करती थी, परंतु धीरे धीरे इसके सामाजिक आधार का विस्तार होता गया। फिर गांधी के अंतर्गत, सॉरी दोस्तों ये था यहाँ नहीं लग के ये ऊपर उड़ेगा। ठीक है, फिर गांधी के अंतर्गत यह अधिसंघ किसानों से जुड़ गई। फिर समाजवादी एवं वामपंथियों ने इसे किसानों के साथ साथ श्रमिकों से भी जोड़ा। जब दोस्तों बाद में किसानों के लिए भी मांग उठने लगी, जैसा आप देखोगे गांधी जी कांग्रेस से जुड़ गए थे और गांधी जी ने किसानों के लिए बहुत सारे श्रमिक आंदोलन और हड़तालें की थी। ठीक है, जिसमें अहमदाबाद मिल हड़ताल मुख्य है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस एक क्षत्रिय संगठन के रूप में कार्य कर रही थी। आप दोस्तों यहाँ छत्र भी कह सकते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा, एक छत्र। ठीक है ना, छत्र संगठन के रूप में कार्य कर रही थी। इसके अंतर्गत विरोधी दृष्टिकोण वाले नेता, संगठन एवं पार्टियां सक्रिय थीं। इस प्रकार भारत की आज़ादी के समय तक यह भारत की एक प्रतिनिधि संस्था बन चुकी थी। दोस्तों आगे देखते हैं, एक सामाजिक संगठन के रूप में कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद या स्थापना से संबंधित मिथक या फिर सुरक्षा कपाट की अवधारणा, इसे आप सेफ्टी वाल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुरक्षा कपाट की अवधारणा। देखो दोस्तों, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के उदारवादी चरण पर प्रहार करने के क्रम में एक सुरक्षा कपाट की अवधारणा दी। उनके विचार में कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी कि एक ब्रिटिश के सुझाव पर, यानी कि लॉर्ड डफरिन के सुझाव पर और एक ब्रिटिश अधिकारी अवकाश प्राप्त रिटायर्ड A.O. ह्यूम की पहल पर स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये किसी भारतीय के दिमाग की उपज नहीं थी, ये लॉर्ड डफरिन और A.O. ह्यूम ने मिलकर इसे स्थापित किया था। अब इसके पक्ष में तर्क क्या है? A.O. ह्यूम के एक सहकर्मी विलियम बेडरवर्ड ने ह्यूम की आत्मकथा लिखी थी। उसने
सॉरी उसमें उसने यह दर्शाया कि 1878 में साधु के भेष में कुछ गुप्तचरों ने उसे 7 दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिनसे यह ज्ञात हो रहा था कि शीघ्र ही ब्रिटिश के विरुद्ध कोई जन उभार होने वाला है। अतः ह्यूम शीघ्रता से वायसराय लॉर्ड डफरिन के साथ मिलकर कांग्रेस की स्थापना की पहल कर दी। देखो आज से चलते हैं इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम देखते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। इसके हैं स्वतंत्रता के पश्चात इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज भारत अथवा लंदन की किसी भी लाइब्रेरी में नहीं मिला। दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि स्वतंत्रता के पश्चात ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट, 1950 के दशक के अंत में लॉर्ड डफरिन के पत्र का प्रकाशन हुआ, जिसमें यह सूचना मिली कि A.O. ह्यूम डफरिन से इस मुद्दे पर मिले थे। यानी कि लॉर्ड डफरिन ने एक लेटर निकाला था, एक प्रकाशन किया था एक पत्र का, उसमें कहा था कि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित मुद्दे पर A.O. ह्यूम मुझसे मिले तो थे, लेकिन उनकी बात में गंभीरता से नहीं लिया। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि विलियम बेडनवर्थ ह्यूम को ब्रिटिश समाज का एक देशभक्त बनाना चाहते थे। ठीक है दोस्तों आप जानते हैं बेडनवर्थ जो है A.O. ह्यूम के दोस्त थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि इनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि हमारे दोस्त की वैल्यू बढ़ सके। हम भी दोस्तों आजकल करते हैं, कहीं हमारा दोस्त को जाते हैं हम उसकी तारीफ़ें करते हैं। यही काम विलियम बेडनवर्थ ने किया था, और ऊपर से पत्रकार थे, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना अच्छा मौका था। अब कांग्रेस की स्थापना का सच जानते हैं दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना का सच, कांग्रेस की स्थापना की व्याख्या 1878 तथा 1880 के दशक में होने वाले राष्ट्रीय उभार के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। 1867 में भारत में आयकर लगाए जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध आक्रोश एवं विरोध। ठीक है दोस्तों, 1870 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना तथा इनके माध्यम से जनमत को संगठित करने का प्रयास। दोस्तों जानते हैं आप महादेव गोविंद रानाडे ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, और स्वयं गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। तो दोस्तों ये याद रखना है आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। PCS हो या समीक्षा अधिकारी हो, बहुत से एग्जाम में यह आता रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। 1878 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई। इस संस्था के द्वारा सिविल सेवा के भारतीयकरण व प्रेस की आज़ादी के मुद्दे पर जनमत को संगठित किया गया। चौथा पॉइंट है, लॉर्ड लिटन के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में उम्र कम किए जाने तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी देसी भाषा साहित्य और आर्म्स एक्ट लगाए जाने के विरुद्ध प्रतिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये सब मैं PTA में आपको पढ़ा चुका हूँ, और फिर भी आपको लगता है कि इस पर मुझे और डिटेल में समझाने की आवश्यकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसको डिटेल थोड़ा कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे करते हैं। एल्बर्ट विल विधेयक के विरुद्ध चलाई जाने वाली श्वेत क्रांति ने भारतीय बुद्धिजीवियों को संगठित आंदोलन के महत्व से परिचित कराया। जब एल्बर्ट बिल विधेयक पास हुआ था तो उसके खिलाफ एक क्रांति शुरू हुई थी, उसे श्वेत क्रांति यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति। इसमें क्या है, भारतीय बुद्धिजीवियों को संगठित होने का महत्व पता चलेगा कि संगठित होने की वैल्यू क्या है। इसलिए दोस्तों आगे आपके क्वेश्चन दिया गया है, क्या सुरक्षा कपाट की अवधारणा। एक दिन दोस्तों मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा। क्या सुरक्षा कपाट की अवधारणा कांग्रेस की अवधारणा की व्याख्या करती है? अपने मत के पक्ष में तर्क दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपसे आपको पसंद आई हुई वीडियो, और आपको इस पर लगता है कि मुझे वीडियो और बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं इसको आगे भी कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।